हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एकक 8 डी एफ ब्लॉक के तत्व। इस चैप्टर को आइए समझते हैं। पहले आज इसके परिचय के बारे में देखते हैं। डी और एफ ब्लॉक का क्या परिचय है, देखें ध्यान से, आप समझें। आयरन, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड सभी संक्रमण तत्वों में आते हैं जिन्होंने मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि डी और एफ ब्लॉक में संक्रमण तत्व और आंतरिक संक्रमण तत्वों को रखा गया है। ठीक है, इसमें जो है संक्रमण तत्व के अंतर्गत आप देख रहे हैं आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, सभी संक्रमण तत्व हैं जिन्होंने मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आंतरिक संक्रमण तत्व जैसे थोरियम, ठीक है, प्रोटैक्टिनियम तथा यूरेनियम आधुनिक काल में नाभिकीय ऊर्जा के श्रेष्ठ स्रोत सिद्ध हो रहे हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आंतरिक संक्रमण तत्वों में थोरियम, प्रोटैक्टिनियम और यूरेनियम जो आधुनिक काल में नाभिकीय ऊर्जा के श्रेष्ठ स्रोत सिद्ध हो रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। आवर्त सारणी के डी ब्लॉक में वर्ग 3 से वर्ग 12 तक के तत्व आते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के कौन कौन से तत्व हैं। तो आवर्त सारणी में डी ब्लॉक में वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक के तत्व आते हैं, जिसमें चारों दीर्घ आवर्तों में डी कक्षक भरे जाते हैं। ठीक है, जिसमें डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रवेश होते हैं। तो आवर्त सारणी के डी ब्लॉक में वर्ग 3 से वर्ग 12 के तत्व आते हैं, जिसमें चारों दीर्घ आवर्तों में डी कक्षक भरे जाते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व वे हैं जिनमें दीर्घ आवर्तों में 4f और 5f कक्षक उत्तरोत्तर भरे जाते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व कौन होंगे? डी ब्लॉक के तत्व वे तत्व होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरे जाते हैं, जो वर्ग 3 से वर्ग 12 तक रखे गए हैं। जबकि एफ ब्लॉक के तत्व वे हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन 4f और 5f कक्षक में भरे जाते हैं, उनको एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है, इन्हें आवर्त सारणी के नीचे एक अलग खंड में रखा गया है। तो 4f और 5f को जो है आवर्त सारणी में नीचे की तरफ इसको रखा गया है, अलग से इसको खंड बनाया गया है। डी या एफ ब्लॉक के तत्वों को क्रमशः संक्रमण तत्व और आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, जबकि एफ ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। संक्रमण तत्वों में मुख्य रूप से 4 श्रेणियां हैं। संक्रमण तत्वों में मुख्य रूप से 4 श्रेणियां हैं। पहले को कहते हैं 3D श्रेणी, फिर आता है 4D श्रेणी, फिर 5D श्रेणी और लास्ट में चौथा है आपका 6D श्रेणी। ठीक है, तो संक्रमण तत्वों में मुख्य रूप से 4 श्रेणियां होती हैं। 3D श्रेणी पहली है जो स्कैंडियम से जिंक तक होता है, स्कैंडियम से जिंक तक होता है। उसके बाद आता है 4D श्रेणी जो यट्रियम से कैडमियम तक होता है, यट्रियम से कैडमियम तक होता है। फिर आपका 5D श्रेणी है जो लैंथेनम से हाफनियम, ठीक है, से मरकरी तक होता है। लैंथेनम तथा हाफनियम से मरकरी तक आपका 5D श्रेणी होता है। फिर आपका चौथा आता है 6D श्रेणी जो आपका एक्टिनियम से, ठीक है, एक्टिनियम तथा रदरफोर्डियम से आपका कॉपरनीशियम तक होता है। ठीक है, यह कहाँ तक जाता है? कॉपरनीशियम तक जाता है। ठीक है, आंतरिक संक्रमण तत्वों की 2 श्रेणियां हैं। जो आंतरिक संक्रमण तत्व हैं जो एफ ब्लॉक के हैं, उनकी 2 श्रेणियां हैं, 4f और 5f। 4f जो है वह सीरियम से शुरू होकर ल्यूटीरियम तक जाता है। 4f श्रेणी सीरियम से शुरू होकर ल्यूटीटियम तक होता है, और 5f जो है वह थोरियम से लेकर लॉरेंसियम तक जाता है। ठीक है, 5f कहाँ से शुरू होता है? थोरियम से, और कहाँ तक जाता है? लॉरेंसियम तक। जबकि 4f जो है
वह शुरू होता है आपका सीरियम से और यह जाता है आपका ल्यूटिटियम तक। ठीक है, क्रमशः इनको लैंथेनाइड और एक्टेनाइड कहते हैं। ठीक है, 4F को लैंथेनाइड कहते हैं और 5F को आपको एक्टिनाइड कहते हैं। ठीक है, तो यह था आपका संक्रमण तत्वों को 4 श्रेणियां हैं, जबकि आंतरिक संक्रमण तत्वों की 2 श्रेणियां हैं। आगे देखिए, मूल रूप से संक्रमण धातु नाम इस तथ्य से आया है कि इनके रासायनिक गुण, ठीक है, इनके रासायनिक गुण यस तथा पी ब्लॉक के मध्य परिवर्ती होते हैं। ठीक है, जो शब्द संक्रमण धातु आया है नाम, वह संक्रमण इसे इसलिए कहा जाता है कि इनके जो रासायनिक गुण होते हैं वह यस और पी के मध्य होते हैं। यस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो गुण होते हैं उनके मध्य का गुण यह दिखाते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण धातु कहते हैं। तो मूल रूप से संक्रमण धातु नाम इस तथ्य से आया है कि इनके रासायनिक गुण यस तथा पी ब्लॉक के मध्य परिवर्ती होते हैं। अब IUPAC के अनुसार संक्रमण धातुओं को ऐसी धातुओं के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो अब जो है संक्रमण धातुओं को IUPAC के अनुसार कैसे परिभाषित किया जाएगा, देखिए ध्यान से। जिनके परमाणु अथवा आयन में डी कक्षक अपूर्ण होते हैं। ठीक है, जिनके परमाणु अथवा आयन में डी कक्षक अपूर्ण होते हैं उनको संक्रमण धातु कहते हैं। यह किसके अनुसार? IUPAC के अनुसार। वर्ग 12 के जिंक, कैडमियम तथा मर्क्यूरी में उनकी मूल अवस्था तथा उनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में पूर्ण विन्यास है। ठीक है, D10 विन्यास है और इसलिए इन्हें संक्रमण धातु नहीं माना जाता है। ठीक है, IUPAC के अनुसार आपने देखा कि संक्रमण धातु उन्हें कहेंगे जिनके परमाणु और आयन में डी कक्षक अपूर्ण होता हो, उनको संक्रमण कहेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं वर्ग 12 के जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी में डी कक्षक जो है पूरा भरा हुआ है, D10 विन्यास है, इसलिए इन्हें संक्रमण धातु नहीं माना जाता है। ठीक है, फिर भी क्रमशः 3D, 4D और 5D संक्रमण श्रेणियों के अंतिम सदस्य होने के कारण इनके रसायन का अध्ययन संक्रमण धातुओं के रसायन के साथ किया जाता है। ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं कि यह 3D, 4D और 5D संक्रमण श्रेणियों के अंतिम सदस्य होते हैं, इसीलिए इनका अध्ययन जो है संक्रमण धातुओं के साथ किया जाता है। लेकिन यह संक्रमण धातु नहीं होते हैं क्योंकि इनका d ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरा होता है। आगे देखें, इनके परमाणु में आंशिक भरित, ठीक है, इनके परमाणुओं में आंशिक भरित D अथवा F कक्षकों की उपस्थिति संक्रमण तत्वों को असंक्रमण तत्वों से अलग कर देती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इनके परमाणुओं में आंशिक रूप से भरित D ऑर्बिटल या फिर F ऑर्बिटल की उपस्थिति संक्रमण तत्व को असंक्रमण तत्वों से अलग कर देती है। इसलिए संक्रमण धातुओं और उनके यौगिकों का अध्ययन अलग से किया जाता है। ठीक है, तो जिसमें D कक्षक भरा होगा उनका अध्ययन असंक्रमण रूप में अलग से करेंगे, जबकि जिसमें D और F कक्षक पूरा नहीं भरा होगा उनका अध्ययन संक्रमण के रूप में अलग से करेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इनके परमाणुओं में आंशिक भरित D अथवा F कक्षकों की उपस्थिति संक्रमण तत्वों को असंक्रमण तत्वों से अलग कर देती है, इसीलिए संक्रमण धातुओं और उनके यौगिकों का अध्ययन अलग से किया जाता है। फिर भी संयोजकता का सामान्य सिद्धांत जो असंक्रमण तत्वों पर लागू होता है, संक्रमण तत्वों पर भी सफलतापूर्वक प्रयुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो जो संयोजकता का सामान्य सिद्धांत है जो असंक्रमण तत्वों पर लागू होता है, वह संक्रमण तत्वों पर भी सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखें, अनेक बहुमूल्य धातुएं जैसे सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम और औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण धातुएं जैसे आयरन, कॉपर, टाइटेनियम सभी संक्रमण धातुएं हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो अनेक बहुमूल्य धातुएं हैं जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, सोना, प्लैटिनम, यह औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण, ठीक है, अलावा जो धातुएं हैं जो उद्योग में यूज होती हैं जैसे आयरन, कॉपर, टाइटेनियम, यह सभी संक्रमण धातुएं हैं। ठीक है, जिनका उपयोग होता है। आगे देखें ध्यान से, इस एकक में हम
संक्रमण तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपलब्धता तथा सामान्य गुणों पर विचार करेंगे। ठीक है, तो इस अध्याय 8 में आपको क्या क्या पढ़ना है? इसमें संक्रमण तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपलब्धता तथा सामान्य गुणों पर विचार करेंगे, जिसमें प्रथम पंक्ति 3D के तत्वों के गुणों में प्रवृत्ति पर अधिक ध्यान देंगे। ठीक है ना? तो जब इसका हम अध्ययन करेंगे तो हमारा मुख्य फोकस जो होगा वह 3D पर होगा। प्रथम पंक्ति के 3D के तत्वों के गुणों की प्रवृत्ति पर अधिक ध्यान देंगे तथा उनके कुछ प्रमुख यौगिकों के विरचन और गुणों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो जो 3D में रखे गए हैं उनमें से कुछ यौगिकों के जो प्रमुख होंगे उनको विरचन बनाने की विधि और उनके गुणों का अध्ययन करेंगे। तत्पश्चात आंतरिक संक्रमण धातुओं के सामान्य पहलुओं, जो आंतरिक संक्रमण धातु हैं यह ब्लॉक वाले, उनके सामान्य पहलू जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था तथा रासायनिक अभिक्रियाशीलता पर विचार करेंगे। ठीक है, तो जब 3D के बारे में हम अध्ययन कर लेंगे तो लास्ट में हम आंतरिक संक्रमण धातुओं के सामान्य पहलू जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था और रासायनिक अभिक्रियाशीलता पर विचार करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका डी और एफ ब्लॉक के तत्व के परिचय के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8वें का पहला हेडिंग आवर्त सारणी में स्थिति के बारे में। थैंक यू।